नमस्कार दोस्तों। बीजेपी कहती है कि वो परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआती लिस्ट में ही उनके करीब हर 5 में से एक उम्मीदवार राजनीतिक परिवारों से था। हाँ, आपने सही सुना, हर 5 में से एक। और जब टीवी पर इस बात को लेकर घंटों जोरदार बहस चल रही होती है, तो क्या हम पेट्रोल, दाल और सब्जियों के बढ़ते दाम भूल जाते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने जा रहे हैं। चलिए पता लगाते हैं कि बीजेपी के कुनबे का असली मतलब क्या है, ये कितना बड़ा है और क्या इसका आपकी जेब पर पड़ने वाले असर से कोई लेना देना है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि जब हम कुनबा शब्द सुनते हैं तो मन में क्या आता है। एक परिवार की तस्वीर है ना। लेकिन राजनीति में और खासकर बीजेपी के लिए इस शब्द का मतलब कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। ये सिर्फ नेताओं के परिवारों की बात नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के उस विशाल नेटवर्क की कहानी है जिसके दम पर वो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती है। पार्टी अक्सर दावा करती है कि उसके करोड़ों सदस्य हैं। 2024 के चुनावों से पहले भी पार्टी ने बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाए। ये सब होता कैसे है, आइए समझते हैं। सोचिए, बीजेपी का संगठन एक पिरामिड जैसा है। सबसे ऊपर राष्ट्रीय नेता, फिर राज्यों, जिलों और ब्लॉक की टीमें। लेकिन असली ताकत जमीन पर है, जहां पन्ना प्रमुख जैसे लाखों कार्यकर्ता काम करते हैं। अब यहां आता है असली जादू। एक पन्ना प्रमुख को वोटर लिस्ट के सिर्फ एक पन्ने की जिम्मेदारी मिलती है, जिसमें औसतन 30 से 60 वोटर होते हैं। उसका काम होता है इन परिवारों से लगातार जुड़े रहना, उन तक पार्टी की नीतियां और संदेश पहुंचाना और वोटिंग वाले दिन उन्हें बूथ तक लेकर आना। ये एक ऐसा माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम है जो पार्टी को जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत बनाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस विशाल कुनबे में सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और उससे जुड़े ढेरों संगठन भी हैं, जिन्हें हम सब संघ परिवार के नाम से जानते हैं। इसमें विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एवीबीपी और बजरंग दल जैसे कई संगठन शामिल हैं। ये पूरा नेटवर्क एक इकोसिस्टम की तरह काम करता है, जो न सिर्फ चुनावी मशीन को चलाता है, बल्कि पार्टी की विचारधारा को भी घर घर तक पहुंचाता है। तो जब बीजेपी अपने कुनबे की बात करती है, तो उसका पहला मतलब यही ताकतवर संगठन है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक तरफ बीजेपी अपने इस संगठनात्मक कुनबे पर गर्व करती है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष उस पर वंशवादी राजनीति को बढ़ाने का आरोप लगाता है। ये एक मजेदार पहेली है, नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के सभी बड़े नेता कांग्रेस और दूसरी पार्टियों पर वंशवाद को लेकर जमकर हमला करते हैं। ये उनका एक प्रमुख चुनावी हथियार रहा है। पर जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी धुंधली हो जाती है। यहाँ मैं आपके सामने वास्तविक डेटा रख रहा हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स के अप्रैल 2024 के एक विश्लेषण के मुताबिक, जो बहुत विस्तार से किया गया था, उसमें पाया गया कि कांग्रेस के घोषित उम्मीदवारों में से करीब 25%, यानी हर 4 में से एक उम्मीदवार राजनीतिक परिवार से था। तो वहीं बीजेपी में यह आंकड़ा करीब 20% था, यानी हर 5 में से एक। हाँ, ये सच है कि बीजेपी में वंशवादी नेताओं का प्रतिशत कांग्रेस से कम है, लेकिन ये शून्य तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी, जो वंशवाद के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज है, खुद भी इससे अछूती नहीं है। कुछ बड़े नाम देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ग्वालियर के पूर्व राजघराने से हैं। पीयूष गोयल, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री वेद प्रकाश गोयल के पुत्र हैं। अनुराग ठाकुर, जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पुत्र हैं। और पूनम महाजन, जो प्रमोद महाजन की पुत्री हैं। कई नेता जो दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में आए हैं, वे भी राजनीतिक विरासत वाले ही हैं। आलोचक इसी को मुद्दा बनाते हैं। वे सवाल करते हैं कि क्या वंशवाद सिर्फ प्रतिरोधियों को घेरने का एक राजनीतिक हथियार है, जिसे अपनी पार्टी के भीतर जीतने की क्षमता के नाम पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये बहस हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वंशवाद सिर्फ एक पार्टी की दिक्कत है, या ये भारतीय राजनीति की एक ऐसी सच्चाई है जिसमें लगभग हर दल थोड़ा या ज्यादा शामिल है। और जब ये बहसें टीवी स्क्रीन पर छाई रहती हैं, तो एक और जरूरी मुद्दा शायद कहीं पीछे छूट जाता है। चलिए, अब राजनीति से हटकर सीधे आपकी जेब पर आते हैं, क्योंकि यहाँ चीजें ज्यादा असली लगती हैं। आज जब आप बाजार जाते हैं, तो आपकी जेब पर जो बोझ पड़ता है, वो किसी भी राजनीतिक बहस से ज्यादा महसूस होता है। सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने यूपीए सरकार के दौरान बढ़ती महंगाई को एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। 2014 के चुनावों में ये उनका सबसे तेज हथियार था। अब जब वे खुद एक दशक से ज्यादा समय से सत्ता में हैं, तो उनके काम को कैसे आंका जाए। सरकार ने फरवरी 2024 में संसद में एक व्हाइट पेपर पेश किया था, जिसमें दावा किया गया कि यूपीए के 10 सालों में, यानी 2004 से 2014 तक, औसत महंगाई दर 8.2% थी। जबकि एनडीए के शासन में, यानी 2014 से 2023 तक,
ये घटकर 5% रह गई। ये सरकारी आंकड़े हैं जो एक लंबी अवधि की तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन जब हम हाल के समय को देखते हैं तो कहानी में कुछ और मोड़ आते हैं। अभी जनवरी 2026 चल रहा है और पिछले महीने यानी दिसंबर 2025 के जो आंकड़े आए, उनके मुताबिक खुदरा महंगाई दर लगभग 5.7% पर पहुंच गई। यहाँ मैं एक नोट जोड़ना चाहूँगा। ये आंकड़ा दिसंबर 2023 के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है, जो 5.69% था। हालांकि ये अभी भी रिजर्व बैंक की 6% की तय सीमा के अंदर है, लेकिन इसका असर सब्जियों, दालों और मसालों जैसी रोज़ की चीज़ों पर साफ दिख रहा है, जिनकी महंगाई दर दिसंबर 2023 में कहीं ज़्यादा थी। यहाँ एक और दिलचस्पी है, और आम आदमी जो महंगाई महसूस करता है, उसमें अक्सर एक बड़ा फासला होता है। रिजर्व बैंक के ही इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स जैसे सर्वे बताते हैं कि जब आधिकारिक आंकड़े महंगाई 5 से 6% बता रहे होते हैं, तब भी आम लोगों का महंगाई को लेकर अनुभव 8 से 10% के स्तर का हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी कमाई का बड़ा हिस्सा कुछ गिनी चुनी चीज़ों पर खर्च होता है, जैसे खाना पीना, पेट्रोल डीजल और बच्चों की फीस। अगर इनके दाम बढ़ते हैं तो हमें महंगाई का झटका ज़्यादा जोर से लगता है, भले ही ओवरऑल आंकड़ा कुछ भी कहता हो। वैसे अगर आप इसी तरह के डेटा पर आधारित सीधी और सरल भाषा में एनालिसिस पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम कोशिश करते हैं कि आप तक सारी जानकारी और सारे तथ्य पहुंचे, ताकि आप खुद एक समझदार फैसला ले सकें। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। तो अब हमारे पास 3 अलग-अलग तस्वीरें हैं। पहली, बीजेपी का विशाल कुनबा, जो उसकी ज़मीनी ताकत है। दूसरी, कुनबे पर वंशवाद के आरोपों की राजनीतिक लड़ाई, जिसमें हर कोई थोड़ा बहुत शामिल है। और तीसरी, महंगाई की पहेली, जहां सरकारी आंकड़े और जनता का अनुभव हमेशा मेल नहीं खाते। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन है? विपक्ष और कई राजनीतिक जानकार आरोप लगाते हैं कि वंशवाद जैसे भावनात्मक मुद्दों को जानबूझकर हवा दी जाती है, ताकि लोगों का ध्यान महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों से हट जाए। उनका तर्क है कि जब टीवी पर घंटों इस बात पर बहस होती है कि किस पार्टी में कितने शहजादे हैं, तो उस वक्त गैस सिलेंडर और दाल की बढ़ी हुई कीमतों पर चर्चा करने का समय ही नहीं मिलता। ये एक गंभीर आरोप है। क्या ये एक सोची समझी रणनीति है, या ये सिर्फ आज की 24 घंटे 7 दिन वाली न्यूज़ और सोशल मीडिया वाली राजनीति का नतीजा है, जहां मसालेदार मुद्दे आसानी से सुर्खियां बन जाते हैं? इस पूरी तस्वीर को देखें तो बीजेपी का कुनबा बढ़ाना एक डबल गेम की तरह लगता है। एक तरफ सदस्यता अभियान और पन्ना प्रमुख मॉडल से जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करो, ताकि चुनाव जीते जा सकें, और दूसरी तरफ परिवारवाद जैसे मुद्दों को बहस के केंद्र में रखकर विपक्ष को घेरो और शायद जनता का ध्यान आर्थिक मुश्किलों से हटाओ। तो आखिर में इसका मतलब क्या निकालें? हमने आपके सामने आंकड़े रखे। बीजेपी का कुनबा सच में बहुत बड़ा है, और यही उसकी ताकत का आधार है। पन्ना प्रमुख सिस्टम, आरएसएस का नेटवर्क, संघ परिवार के संगठन, ये सब मिलकर एक मजबूत इकोसिस्टम बनाते हैं। ये भी सच है कि परिवारवाद की जड़ें भारतीय राजनीति में गहरी हैं, और बीजेपी भी इससे बची नहीं है। भले ही वहां इसका प्रतिशत यानी 20% कांग्रेस के 25% से कम हो, लेकिन शून्य तो बिल्कुल नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, पूनम महाजन, ये सब नाम इसके गवाह हैं। और महंगाई की हकीकत भी सीधी नहीं है। लंबे समय के आंकड़े सरकार को राहत देते हैं। यूपीए के 10 सालों में 8.2% औसत महंगाई के मुकाबले एनडीए में 5%, लेकिन हाल के ट्रेंड्स दिसंबर 2025 में 5.7% और खासकर आम आदमी का अनुभव, जो 8 से 10% जैसा महसूस होता है, एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। तो क्या कुनबे और परिवारवाद पर ये जोरदार बहसें सिर्फ एक राजनीतिक धुआं है, जो महंगाई की आग को छिपाने के लिए छोड़ा जाता है, या फिर ये अपने आप में इतने जरूरी मुद्दे हैं जिन पर बात होनी ही चाहिए? सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। हो सकता है ये एक रणनीति हो, और ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ आज की राजनीति का तरीका हो, जहां हर कोई वही मुद्दा उठाता है जिसमें उसे फायदा दिखे। हमने आपके सामने सारे तथ्य और दोनों पक्षों की दलीलें रख दी हैं। अब फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। आप इन सबको कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, असली कहानी क्या है? क्या परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा है, या महंगाई पर बात होनी चाहिए, या दोनों पर? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम कोशिश करते हैं कि आप तक सारी जानकारी और सारे तथ्य पहुंचे, ताकि आप खुद एक समझदार फैसला ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।